1950 को 284 मेंबर 284 मेंबर संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए एकत्र हुए। संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए एकत्र हुए। क्या हुए? एकत्र हुए। और ये हमारे संविधान की 12वीं व अंतिम बैठक है। अंतिम बैठक है। 4 कंफ्यूजन यहां दूर हो जाएंगे आपके। अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है कि हमारे संविधान सभा की अंतिम, राकेश कुमार क्या रिपीट कर दे बताइए तो। राकेश कुमार कुछ कह रहे हैं सर, रिपीट कर दीजिए। जो तो अभी बोल रहा हूं तो मैंने सब लिख ही दिया है, कुछ छोटा तो है नहीं। रिपीट कौन सा करना है जरा एक बार बता दीजिए आप कमेंट करके। तो मैंने बताया कि इस प्रकार से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात 63,96,729 रुपए खर्च होने के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन जिस दिन यह संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, इस दिन तक कुल अधिवेशन कितने हुए थे? इस दिन तक कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। लेकिन उसके पश्चात अगर कभी सवाल पूछ लिया जाए कि संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए, हमारे संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो कभी आंसर 11 मत दीजिएगा। अगर कुल शब्द लगा दिया जाए, टोटल शब्द लगा दिया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। कारण यह है क्योंकि भले ही हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन फिर भी हमारे संविधान सभा के 284 मेंबर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार एकत्र हुए। क्या करने के लिए? संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए। और ये हमारे संविधान की कौन सी बैठक थी? 12वीं बैठक थी। और इसी बैठक को अंतिम बैठक कहा जाता है। क्या इसी बैठक को अंतिम? सर आज क्लास सही नहीं देख पा रहा हूं, आपकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है राकेश कुमार जी। एक्चुअली मामला क्या है ना, कुछ लोगों के पर्सनल नेटवर्क इश्यू होते हैं, उसकी वजह से अगर परेशानी है तो फिर मैं उसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। बाकी इधर से कोई दिक्कत होगी तो मैं मदद जरूर कर दूंगा आपकी। ठीक है। अब उसके अलावा कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए कमेंट करके। देख लीजिए, आपकी व्यक्तिगत समस्या तो नहीं है। गोल्डी कह रहे हैं फर्स्ट बैठक में सीट नहीं समझ में आई। कौन सी सीट नहीं समझ में आई भाई? उसमें अगर कंसंट्रेशन भंग होगा तो नहीं समझ में आएगा ना। उसमें कंसंट्रेशन बना के रखा करिए। अगर हल्का सा भी भटकेगा कंसंट्रेशन तो नहीं समझ में आएगा। ये सीट क्यों नहीं समझ में आई? पहली बैठक के दिन मैंने कहा कि केवल 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। आखिर 207 सदस्य क्यों उपस्थित हुए थे? उसका कारण मैंने बताया, क्योंकि इसलिए उसके मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने इसका बहिष्कार किया था। वे लोग पहली बैठक में शामिल नहीं आए थे। और ये 2 बड़े समुदाय, एक तरफ 93 सीटें, एक तरफ 73 सीटों ने इसका बहिष्कार किया। इसी वजह से इस दिन कम सदस्य उपस्थित हुए और 207 मेंबर यहां पर आए। समझ में आ गया गोल्डी जी? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मैंने बताया कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है और इसी को 12वां अधिवेशन भी कहा जाता है। अब एक हेडिंग बनाइएगा, 24 जनवरी 1950 को किए गए महत्वपूर्ण कार्य। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। संविधान सभा के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से कार्य किए गए भाई? इससे आइए देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन को घेर देते हैं। पहला कार्य यह किया गया, संविधान सभा पर
संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर किया, ये पहला कार्य हुआ। सर्वप्रथम इस पर हस्ताक्षर प्रथम प्रधानमंत्री जेएल नेहरू ने किया। जेएल नेहरू ने किया। सबसे अंतिम हस्ताक्षर सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दो बातें, इसी दिन राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता मिलती है। संवैधानिक मान्यता मिलती है। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। बहुत सारी किताबों में लिख दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी को 1950 को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना नहीं गया था, ये निर्वाचित हुए थे। पूछे कैसे? क्योंकि जब 24 जनवरी को संविधान सभा के सारे सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया तो बाकायदे एक उसका पेपर निकाला गया, नोटिस निकाली गई कि जो व्यक्ति भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होना चाहते हैं वो आगे आ जाएं और उसके बाद इस पर मतदान कराया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसका पर्चा किसने भरा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भरा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब इसका पर्चा भर दिया चुनाव में खड़े होने के लिए, उनके विरोध में किसी और ने पर्चा नहीं भरा, इसलिए वह निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए थे, न कि चयनित, मनोनीत, नियुक्त या चयन हुआ था। तो इनका बाकायदे निर्वाचन हुआ था, लेकिन इनके विरोध में कोई भी व्यक्ति ने पर्चा नहीं भरा, इसीलिए इनको निर्विरोध राष्ट्रपति माना जाता है। कब? 24 जनवरी को। ये जितने भी कार्य मैंने बताए हैं सब 24 जनवरी को कार्य किए गए हैं। इसका मतलब एक पॉइंट और रोक लीजिएगा, ये 12वां अधिवेशन है। 24 जनवरी को 12वां अधिवेशन हुआ और यही 24 जनवरी को क्या होता है? अंतिम बैठक हमारे संविधान सभा की होती है। अंतिम बैठक होती है। कभी भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो आंसर लगाइएगा 24 जनवरी 1950। किताब में ऐसे कहीं मिलेगा नहीं, न तो एम लक्ष्मीकांत में, न तो डीडी वसु में, और न ही राजनारायण पांडे में, न तो मार्केट के किसी किताब में। इसको मैंने एक दूसरे तरीके से फॉर्मेट करके एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्रम में एकदम कहानी की तरह समझाने का प्रयास किया है। नहीं, सबसे क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है बच्चों के लिए संविधान सभा का गठन को समझना, क्योंकि यहाँ बिखरे हुई चीजों में रूप में चीजों को दिया जाता है और बच्चे इसको उलझन की वजह से पढ़ नहीं पाते और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इतनी बातें भाई देख ली 24 जनवरी 1950 में, ये सब कुछ क्लियर हो गया आपका। अब मैं आगे चलूंगा और भी कुछ बातों को मैं आपको बताता हूं। अच्छा, यहीं पर एक बात और बता देता हूं आपको, लेकिन ये इससे 24 जनवरी को नहीं हुआ है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक मान्यता मिलती। बहुत सारे बच्चे कहते हैं इसी दिन राष्ट्रध्वज को भी संवैधानिक मान्यता मिली। गलत। राष्ट्रध्वज को संवैधानिक मान्यता 22 जुलाई 1947 को मिली है।
ये सवाल यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। ये सवाल यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। एक नोट लिख लीजिएगा इसी पेज पर। राष्ट्रध्वज को संवैधानिक मान्यता, राष्ट्रध्वज को संवैधानिक मान्यता जो मिलती है, संवैधानिक मान्यता जो मिलती है वह कब मिलती है? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को यह संवैधानिक मान्यता मिलती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, एक और हेडिंग बनाइए, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक और हेडिंग आपको बनाना होगा इसमें, तब फिर से आप बनाइएगा। इसके अलावा चलिए अब एक हेडिंग बनाइएगा, नई हेडिंग। संविधान सभा कब, संविधान को कब लागू किया गया? संविधान को कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? संविधान को कब लागू किया गया? इसमें दो जवाब जानना पड़ेगा। छब्बीस नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ये दो तिथियां आपको यहां पर नोट करनी पड़ेंगी संविधान के लागू होने के संबंध में, और दोनों का क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप से लागू हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। पूर्ण रूप से लागू हुआ। अब आपका सवाल हमसे होना चाहिए कि सर ये आंशिक रूप से और पूर्ण रूप का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं हम। आखिरकार इतने दिनों से 1895 से हम अपने संविधान सभा की मांग कर रहे थे, किसी तरीके से ये जाकर के सही वास्तविक रूप से क्रिस प्रस्ताव में इसे स्वीकार किया गया। स्वीकार तो अगस्त प्रस्ताव में ही कर लिया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से स्वीकार माना जाता है क्रिस प्रस्ताव में ही। आखिरकार इतने दिनों के बाद, इतनी बैठकों के बाद, इतने अधिवेशनों के बाद, इतने वाचन के बाद हमारा संविधान अगर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, हम लागू करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? हमें तो उसी दिन लागू कर देना चाहिए। एक्चुअली मामला क्या था फ्रेंड्स, 1929 में राष्ट्रीय आंदोलन के समय एक आपका अधिवेशन हुआ था, 1919 का अधिवेशन, जिसे कराची अधिवेशन कहा जाता है। और उस 1919 के अधिवेशन में, उस 1919 के अधिवेशन में सर इसके पहले तक राष्ट्रध्वज क्या था? किसके पहले तक राष्ट्रध्वज? राष्ट्रध्वज को मान्यता नहीं मिली, संवैधानिक मान्यता राष्ट्रध्वज यही था। सबसे पहले फहराने का काम इसे मैडम भीखा जी ने किया था, अर्चना सिंह। लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता तो तब मिलेगी ना जब हमारे संविधान का निर्माण हो जाएगा, उसके पहले इसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिली थी। एक सेकेंड, चलिए अब ध्यान रखिएगा, कारण क्या था 26 जनवरी की तिथि को अपनाने का? एक्चुअली कारण मैं ऊपर लिख देता हूं। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। किसका लाहौर अधिवेशन था? यह कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। इसमें क्या हुआ था? इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। पूर्ण
स्वराज्य की घोषणा की गई, रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर यह घोषणा हुई और इसीलिए इसके बाद से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते थे और यह कार्यक्रम आगामी 20 सालों तक चलता रहा। 1930 से ही हम 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आ रहे थे और ये किस्मत की बात है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अब इसका मतलब अब भविष्य में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? 15 अगस्त 1947 को मनाया जाएगा। और हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन संविधान सभा के सदस्यों का यह मानना था कि हम 26 जनवरी 1950 की महत्व को कम नहीं करने देंगे, उसके इंपॉर्टेंस को कम नहीं करने देंगे। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने निर्णय लिया, हम संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को तो हमें तुरंत लागू करना पड़ेगा। इसलिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को जिस दिन बनकर तैयार हुआ, उस दिन आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। तो आपका सवाल होना चाहिए कि आंशिक रूप से अगर लागू किया गया तो कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया है? किताब में लिखा गया है 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया है, लेकिन वहां पर गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से अनुच्छेद को लागू किया गया? फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इस दिन की अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित थे उनको लागू कर दिया गया और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण लागू कर दिया गया, निर्वाचन आयोग लागू कर दिया गया और अस्थायी चीजें जो थी, संक्रमणशील चीजें जो थी, उनको भी लागू कर दिया गया। कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए? नोट करिए, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366 जिसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, 367, 379, 380, 388, 391, 391 से लेकर के 394 तक, 91, 392, 393 और 394। काउंट करिए कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 तो 93 तक ही हो गए। हमने 394 क्यों लिखा मैं बताता हूं। हमारे संविधान का एक आर्टिकल था 394, हमारे संविधान का एक आर्टिकल था 394 और 394 में क्या लिखा गया था? जाके बीआर एक्ट खोल के देखिएगा। 394 में लिखा गया था, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार होगा उस दिन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाएगा और इन 15 अनुच्छेदों का उल्लेख वही अनुच्छेद 394 में किया गया था। अब इस ध्यान से सुनिएगा, तो अगर अनुच्छेद 5 से लेकर 393 तक अगर लागू कर दिया गया तो 394 भी लागू हुआ कि बाकी रह गया? तो आप कहेंगे 394 के लागू हुए बगैर ये 15 आर्टिकल तो लागू ही नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब 15 आर्टिकल ये और प्लस 394 कुल मिलाकर के 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया? कितने आर्टिकल को लागू किया गया? 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। यह मामला एकदम क्लियर। तो इसलिए अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है कि हमारे संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो आंसर दीजिएगा 26 नवंबर 1949 को। कुल कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया? अनुच्छेद 16 को। हो सकता है कभी एग्जामिनेशन में एक आयोग ने पूछा भी है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को 5, 6, 7, 8 और 9, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को अनुच्छेद 60, निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को अनुच्छेद 366 और 67, कुछ अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधानों को अनुच्छेद 379 और 80 और 88 और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण निरसन को यानी कि 391, 92, 93 को भी लागू किया गया। और साथ ही साथ
ये बात लिखी कहां गई थी? 394 में, इसलिए यह भी लागू हो गया। और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया? 16 अनुच्छेदों को। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्यों लागू किया गया? क्योंकि 1929 को में लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 से हम पिछले 20 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आ रहे थे। और हम इस दिन की तिथि को, महत्व को, यानी इंपॉर्टेंस को कम करना नहीं चाहते थे। इसलिए 26 जनवरी का दिन हमने निर्धारित किया कि इसी दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। ये इसका पूरा मामला था, संविधान के लागू होने का इतिहास और कॉन्सेप्ट। अब कमेंट करके बताइए, यहां तक की कहानी एकदम अच्छे से समझ में आ गई? तब मैं आगे चलता हूं, कुछ और बिंदुओं की चर्चा करता हूं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां तक का मामला एकदम समझ में आ गया? पूजा, दयाशंकर, गुलशन द्विवेदी, पुष्कर मौर्य, अमित मौर्य, अंजू वर्मा, सबका एकदम क्लियर? चलिए अब आपको बताते हैं कुछ और बिंदुओं की बातें। जैसे आपको तो ये तो पता हो गया है ना भाई कि महिलाओं की संख्या टोटल 15 थी। कभी कभी हो सकता है आपको संविधान सभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या पूछ ले। जनजाति की संख्या पूछ ले तो क्या आप आंसर देंगे? अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या अगर पूछ ले तब आप आंसर देंगे। अनुसूचित जातियों की संख्या यानी कि शेड्यूल कास्ट की संख्या 26 थी, और जबकि शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या इसमें 33 थी, यानी कि 33 थी। इसे भी याद रखिएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स में आपका पूछा जाए। उसके पश्चात हमारे संविधान सभा में जब संविधान का प्रारूप का गठन हो गया, इसका प्रारूप तैयार हो गया, तो पूरे संविधान सभा ने इस पर 3 वाचनों में चर्चा किया है। ये 3 वाचन कब कब हुए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। संविधान सभा के 3 वाचन, रीडिंग। संविधान सभा के 3 वाचन। और अगर संविधान सभा के 3 वाचन की बात किया जाए तो इसके 3 महत्वपूर्ण वाचन कौन थे? क्योंकि BN राव ने जब संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया तो उस प्रारूप पर संविधान सभा ने जो चर्चा की है वह 3 वाचनों में की है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन एवं तृतीय वाचन। ये सारे पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला है। 9 नवंबर 1948 तक चला। और जो आपका द्वितीय वाचन प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स, ये 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चला। 17 अक्टूबर 1949 तक चला।
17 अक्टूबर 1949 तक चला। और सबसे अंतिम बिंदु आपका चलता है तृतीय वाचन में, जो 26 नवंबर 1949 को समाप्त होता है, और ये 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चलता है। 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चलता है 1949 में। तो इसका मतलब है फैक्चुअल रूप में संविधान सभा में कुल अधिवेशनों की संख्या 12, संविधान निर्माण के समय अधिवेशनों की संख्या 11, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन। प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ? 15 नवंबर 1948 से। कब तक चला? 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? 14 नवंबर 1949 को। और ये कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये 3 महत्वपूर्ण वाचन हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसको नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। किसी ने कहा सर पिछला पीपीटी रिवाइज कर दें। देख लीजिए भाई, जिसका छूटा हो पिछला पीपीटी देख लीजिए। किसी का अगर छूटा है तो उसे भी देख लीजिए। देख लिया यहां तक? वाचन का मतलब होता है रीडिंग, बैठकें। कौन कौन से उसमें वाचन हुए, यानी रीडिंग हुई, जिसमें सारे प्रारूप पर चर्चाएं की गई। उसके लिए जो अलग अलग वाचन हुए, जिस पर बातचीत हुई, जिस पर उस प्रारूप पर चर्चा हुई, उसी को वाचन कहा जाता है। इसके लिए 3 वाचनों का इसमें क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, संविधान निर्माण के समय संविधान की स्थिति और वर्तमान में। संविधान निर्माण के समय संविधान की स्थिति वर्तमान में दोनों में क्या अंतर है? जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग और 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में, जो कि आप अनुसूचियों में पढ़ भी चुके हैं, 12 अनुसूचियां 25 भाग और 450 प्लस अनुच्छेद हैं। 450 प्लस अनुच्छेद हैं। और यहीं पर एक बात और मैं बता देता हूं, फैक्चुअल के रूप में छूट गया है, उसे नोट कर लीजिएगा। अगर कभी पूछ ले कि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया, इसीलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया गया। मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। अगर कभी एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि जब 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन होने के बाद बहुत सारी संविधान सभा की सीटें पाकिस्तान में चली गईं, उसके बाद संविधान सभा की कितनी सीटें बची? उसके बाद संविधान सभा में कितनी सीटें बची? कितनी सीटें बची? तो इसका आंसर है 299। इसे भी नोट करिएगा, एक बार आयोग ने सवाल पूछा है, ये मिस हो गया था, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 299 सीटें बची हैं। ठीक है,
अभी दो बिंदु पे चर्चा करना है कि संविधान सभा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन, और दूसरा बिंदु डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव। दो बिंदुओं से सवाल और पूछेगा, और संविधान सभा की भूमिका, तीन बिंदुओं की चर्चा और करूंगा। फिर यूपीएससी में भी दम नहीं बचेगा कि एक सिंगल क्वेश्चन संविधान सभा का गठन का बना पाए और जो आपसे गलत हो जाए, और जो आपसे गलत हो जाए। चलिए, अगर इसे नोट हो गया है तो जल्दी से बताइए डन, फिर मैं आगे बढ़ूं और फिर मैं